नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएन पर न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि मंगलवार को पीएम मोदी का जन्मदिन बीजेपी देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश में रक्तदान शिविर और सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। साथ ही अस्पताल में मरीजों को फल और कंबल वितरित भी किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक के समय को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत रक्तदान के कार्यक्रम पूरे देश भर में किए जाएंगे। जो सार्वजनिक स्थान हैं उन सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण के लिए उनको कंबल आदि वस्त्र आदि दिए जाने के भी कार्यक्रम पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने हैं। और पैरालंपिक खिलाड़ी जो इस समय काफ़ी अच्छी सफलता उन्होंने हासिल की है, कई मेडल भी जीते हैं, तो उनका भी पैरालंपिक खिलाड़ियों का भी सम्मान का कार्यक्रम जो है सभी जगह किया जाना है। इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम सेवा पखवाड़े के दौरान मुख्य प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। सेवा पखवाड़े के रूप में ये तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए पार्टी की ओर से पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। 17 सितंबर से यानी कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। अस्पतालों में मरीजों के लिए कंबल और फलों का वितरण होगा। इसके अलावा भी कई तरीके के कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भाजपा ने रखे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके लिए लेकर बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरी तरीके से तैयारियां इस वक्त मनाने की भाजपा ने की हुई हैं। पिछले वर्षों भी भाजपा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती हुई आई है। इस बार के भी अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से सेवा पखवाड़े के तौर पर भाजपा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने जा रही है, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरीके से तय की गई है? जी बिल्कुल रवि, भाजपा जो संगठन है इस वर्ष भाजपा संगठन चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हो या सीएम धामी का जन्मदिन हो, एक विशेष उत्सव के रूप में इसको मनाने जा रही है। और सेवा पखवाड़े के रूप में इन दोनों ही जो है पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है इनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को लेकर खासकर तैयारियां की गई हैं, जहां महिला विंग को हवन करने की महिला विंग जहां पूरे प्रदेश भर में हवन करेगी, वृक्षारोपण करेगी, कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी, अनाथ बच्चों से हो या बुजुर्गों महिलाओं से संवाद करेगी। स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। इसी के साथ ही मंडल स्तर, बूथ स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी का जो जन्म दिवस है उसको विशेष रूप से मनाने की पूर्ण तैयारियां यहाँ पर भाजपा संगठन ने की है। और अलग चाहे संगठन स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो या बूथ स्तर पर हो, तमाम दायित्व यहाँ पर सौंपे गए हैं कि जिस प्रकार से पीएम मोदी का जन्म दिवस विगत कई वर्षों से भाजपा संगठन मनाता आ रहा है और इस वर्ष भी इसको मनाने की पूर्ण तैयारी यहाँ पर की गई है। हिमांशु, अभी किन किन लोगों को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और प्रदेश भर में किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो जन्म दिवस है उसको मनाते हुए हम देख पाएंगे, और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो क्या हैं, और दूसरी तरफ जो प्रदेश महामंत्री हैं उनका इस पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अगर हम तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा संगठन ने मंडल स्तर पर तैयारी की है, बूथ स्तर पर तैयारियां की गई हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कार्यकर्ताओं से करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है, एक पेड़ माँ के नाम पर। इसी के साथ ही जो है आपको तमाम कार्यकर्ताओं को जनता से संवाद करने, पीएम मोदी की जो विकासकारी योजनाएं हैं उनको प्रदेश स्तर तक जनता तक पहुंचाने की बात की है। संगठन की मैं बात करूं तो प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी हैं या अजय कुमार जो है प्रदेश महामंत्री संगठन है, इन तमाम दायित्वधारियों को जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि संगठन स्तर पर भाजपा
के जो मेन चेहरे यहाँ पर कहे जाते हैं पीएम मोदी, उनका जन्मदिवस जो है मनाने के लिए तैयारी की जाए। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में पीडब्ल्यूडी का बनाया हुआ बैरुआ मुख्य मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कई बार ध्वस्त बैरुआ मार्ग का सड़कों से जनता के प्रतिनिधि निकलते रहते हैं, लेकिन किसी का भी मार्ग पर ध्यान नहीं है। वहीं स्कूली छात्र अब गंदे पानी से स्कूल जाने को मजबूर है। समस्या का रोड में सब पानी ही है भरा। ये सारे लड़का गिर पड़े, हम पाँचे गिर पड़े। नहीं तो पानी भरने का कारण क्या है रोड में? सारा ये खाली हो गए, सब गिट्टी ही उधिल गए। उजल गया, यानी रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि बन जाए तो बढ़िया है सब। नहीं, किससे आप किससे निवेदन करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से साहब। क्या नाम है आपका? रामचंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? बैरुआ। क्या समस्या है रोड से संबंधित? मालिक समस्या टिक जाके तब पानी में झाके आ रहे हैं, गांठी गांठी लड़का चुटा जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अरे मुख्यमंत्री से कहा जाए कि यह रोड बनवा दिया तो चलक रास्ता शुद्ध हो जाए भैया। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? धनीराम कहाँ के रहने वाले हैं? बैरुआ। ये जो मार्ग से संबंधित आपके यहाँ क्या समस्या है? अरे रोड बहुत खराब है, जहाँ कहा लड़का परेशान हो जाए, पढ़े का है कि बहुत लड़का नहीं आवत है, ये वजह से। तो इन तस्वीरों को देखिए आप, ये बच्चे कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर इस गंदे पानी से निकलने के लिए मजबूर हैं। और ये स्थानीय लोग हैं जो कि यहाँ से गुजरते हैं। स्कूल बस भी अगर आप देखेंगे तो इसी गंदे पानी से, इन नालों से होकर गुजरती है। महिलाओं को अगर आप देखेंगे, जो यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं, उनको भी इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। ग्रामीणों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अब वो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इन मार्गों को दुरुस्त किया जाए। वो कह रहे हैं कि हम किस मजबूरी में जी रहे हैं, स्कूली छात्र कैसे गंदे पानी में यहाँ से स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोग अपने काम के लिए जब बाहर निकलते हैं तो ऐसी सड़कों से निकलना पड़ता है। तो काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हैं, जो तस्वीरें साफ तौर पर बयां भी कर रही हैं कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर होती हैं। स्कूल के बच्चों को आप देखिए कैसे इस गंदे पानी से निकलने के लिए वो मजबूर हैं। अपनी ड्रेस को, अपने बस्ते को बचाते हुए इस पानी से निकलते हैं और इस मजबूरी में ज़िंदगी जी रहे। कई बार यहाँ पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन बावजूद इसके कोई काम इस पर नहीं हुआ। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता रायबरेली से लक्ष्मी शंकर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लक्ष्मी, यहाँ पर किस तरीके की ये जो दिक्कतें हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कि लोगों के लगातार कहने के बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जहां योगी सरकार लगातार गड्ढा मुक्त की लगातार बात करते हैं कि हर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, वहीं अगर बात की जाए रायबरेली में, तो रायबरेली जिला प्रशासन इस समय पूर्ण रूप से कुंभकर्णी सो रहा है। क्योंकि आप एचएनएन न्यूज के तस्वीर में सीधा तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर स्कूली बच्चे गंदगी से होकर गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए जिला प्रशासन जो है पूर्ण रूप से कुंभकर्णी में सो रहा है। अगर वही बात की जाए क्षेत्रीय विधायक भी इस समय ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर लोग रह रहे हैं, किस तरह नहीं रह रहे हैं, कि कैसे आना जाना है, उनको भी नहीं, जबकि विधायक भी उसी रास्ते गुजरते रहते हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लक्ष्मी, कितनी आबादी है जो इन रास्तों से गुजरती है और कितने स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ से गुजरते हैं? कितने लोगों की संख्या है जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस पर लगभग उधर से करीब 50,000 आबादी है। लोगों को आने जाने को रास्ता है, वो रास्ता बिल्कुल तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, रास्ता बिल्कुल खंडहर हो चुका है, कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। वहां पर जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी आने जाने में समस्या हो रही है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। अपने द्वारा तस्वीरों में सर दिखा दीजिएगा किस तरह यहाँ पर कैसे बच्चे स्कूल पढ़ने को जाने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि 15 साल हो गया है, पीडब्ल्यूडी विभाग बिल्कुल कुंभकर्णी से सो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने लक्ष्मी शंकर, बहुत शुक्रिया। और तस्वीरें लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
कानपुर देहात में यमुना नदी का लगातार बढ़ता जल स्तर लोगों के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है। यमुना नदी से जुड़े कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क टूट चुका है। लोगों को अब नाव के सहारे यहां से आवाजाही करनी पड़ रही है। गांव के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों की फसलें जलमग्न हो गई, आजीविका के साधन खत्म हो चुके हैं। अब ऐसे में लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं और जहरीले कीड़ों का भी खतरा इन लोगों के लिए मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इस तरह की प्रशासनिक मदद हमें नहीं मिलती तो हम इसी तरीके से जीने के लिए मजबूर हैं और किसी भी तरह की प्रशासनिक मदद अभी तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को इन दिनों बिस्किट खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। बाढ़ की चपेट में पूरा गांव आ चुका है, पानी भरा हुआ है। आप लोग किस तरीके से आना जाना कर रहे हो? कैसे नाव के सहारे से। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अरे खाने पीने की तो बहुत तकलीफ है, यही नाव के सहारे से आना जाना होता है। तो मार्केट जो पहुंच जाते हैं वो लेके आते हैं, बच्चों को पालन पोषण करते हैं। अच्छा, प्रशासनिक क्या व्यवस्था अब है? प्रशासनिक अब कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तो नाव से आना जाना कर रहे नाव से है, यही 2 नाव डाल दी गई हैं हो? अच्छा, बस। फसलें सभी जो है पानी में सब डूबी हुई हैं। हाँ, सब फसलें जलमग्न हो गई हैं। अच्छा, किस तरीके से पैसे खर्च करके आपने फसलें बोई थी, हाँ, अब डूब गई हैं, तो आपको इनकम कुछ होगी नहीं। अब कुछ नहीं हुआ है। अगली फसल की तैयारी कैसे करेंगे? अब अगली फसल के देखो, जैसे मेहनत मजदूरी करके कुछ किया जाएगा। और क्या जो हालात है गाँव के? हालात बहुत हैं, रात में है तो सांपों का डर है, क्योंकि सारे जलमग्न है। तो गांव में शराब है, जहरीले कीड़े हैं, सब पूरे भरे हैं। लाइट की कोई व्यवस्था लाइट की नहीं है। कैसे जीवन गुजर रहा है इस समय? बड़ी मुसीबत से जीवन गुजर रहा है। मतलब पानी नाक नाक के है, ले लेके छाती से गरे से कोई जैसे कोई कैसे जा रहा है। पानी पीने की लग सुविधा नहीं है, सब नल तो सब डूब गए पानी पे। अच्छा, झोपड़ी भी आपकी पानी में डूबी नजर आ रही है? हाँ, वो भी पानी में डूब गई है। तो खाने पीने का संसाधन क्या है, कैसे? कोई कुछ नहीं लाता खाने पीने का, कोई कुछ नहीं। ऐसी है कि दुकान उकान से बच्चे से गुजारा करते हैं, जब नल का पानी खुल जाएगा तभी खाए पियेंगे। अच्छा, प्रशासनिक मदद कुछ मिल रही? कुछ नहीं मिल रही, कुछ अभी तक कुछ नहीं मिली प्रशासन की मदद। कोई देखने आया यहाँ? कोई नहीं देखने आया है। तो ऐसे में गुजारा कैसे होगा जब प्रशासनिक मदद नहीं है? प्रशासन आता, कोई कुछ करता नहीं कि बच्चों को खाने के लिए चलो पैसे नहीं तो बच्चों को दे दें खाने के लिए, कि जमुना जी है इस पार से उस पार कोई जा नहीं सकता है, कोई लाना फिर दान निर्दान कोई कुछ नहीं करता है यहाँ। वो भी तो इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, नाव से लोगों को आना जाना करना पड़ रहा है, अभी मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है? प्रशासन की ओर से क्या कुछ मदद इनको मुहैया कराई जा रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि अगर बात की जाए बाढ़ क्षेत्र की, तो करीब कानपुर देहात के जमुना पट्टी के 2 दर्जन जो गांव है इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। अगर इन गांव की बात करें तो केवल 2 नाव हैं जो लोगों के आने जाने के लिए एक रास्ता तय करती है। अगर गांव वालों की माने तो यहाँ तक अभी तक किसी भी प्रकार की जो प्रशासनिक अमला है उन्होंने अभी तक कोई मदद नहीं की है। गांव के हालात ये हैं कि लोगों के आगे खाने पीने की नहीं है, जानवरों के खिलाने के लिए कोई चारा भी नहीं है, लेकिन जिले के कोई भी अधिकारी अभी तक इन लोगों की सुध नहीं ले रहे हैं। समस्या इतनी बढ़ गई है कि गांव में जहरीले कीड़े आदि भी पहुंच रहे हैं, जिससे बच्चों के साथ में बड़े बुजुर्गों को भी उनसे खतरा बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की पैदा होती है क्योंकि हर वर्ष करीब 2 दर्जन से अधिक इन गांव में बाढ़ आती है और जिला प्रशासन इसकी जानता है, फिर भी आखिर क्यों बाढ़ से पहले इन लोगों के लिए समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्यवस्था करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो जनपद के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अनदेखी कर रहे हैं, जिसके चलते आम जनमानस परेशान है। जी विवेक, इस पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो कितनी आबादी यहाँ पर प्रभावित है, कितने गांव, कितने स्थानीय लोग? और आजकल क्योंकि अब बरसात कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी क्या दिक्कतें उसी तरीके की बनी हुई है, जैसे पानी छोड़ा जा रहा है तो बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कानपुर देहात में जो जमुना नदी गुजरती है, इसमें हथनी समेत कई बांध का पानी आता है, जो पानी पीछे छोड़ा जाता है, जिसके चलते कानपुर देहात में बाढ़ की समस्या बन जाती है, जिससे करीब 2 दर्जन से जो अधिक गांव हैं उन क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों को इस बाढ़ का सामना प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को चाहिए कि समय रहते ही उनके जो व्यवस्थाएं हैं पूरी कर दी जाए, कोई उनको समस्या ना हो, उसका समाधान निकालना चाहिए।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 2 दर्जन गांव के लिए केवल 2 ही जो नाव मुहैया कराई गई हैं वो कहीं उचित नहीं पाई जा रही हैं, जिसके चलते इन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जिला प्रशासन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही सामने आ रही है। फिलहाल गांव के जो लोग हैं अब गांव से पलायन कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बाहर जा करके अपनी रोजी रोजगार का साधन ढूंढ रहे हैं, जिसके चलते वो अपने और अपने परिवार और अपने बच्चों का बिल्कुल भरण विवेक, पोषण कर आपने सकें। ठीक कहा कि जब पहले से ही पता है किस तरीके के हालात हैं तो फिर तैयारियां क्यों नहीं है, सवाल उठता है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैं पहाड़ों को रेबासी, तू दिल्ली रोने वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिस्ले किल किल क्वार मारे जगदम्बाएगे जय बोला जौन सारी जादू तेरी नकली पर्वतों का वास हमारे रे सांसों में गौरा प्राणों से प्यारी या जन पूजा हरिद्वार बद्री केदार गंगा भागीरथी। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद डाला। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिकअप चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 4 लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। अजय, यहाँ पर जो आज भोपतपुर में जो एक्सीडेंट हुआ है दीपपुर पर, तो कैसे हुआ था? ये लोग जंगल झाड़ा फिर जा रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, कुछ खेत में जा रहे थे और सीधे हाथ पर गाड़ी उतार दी उन्होंने। बाएं हाथ को जा रहा था। कौन सी गाड़ी थी वो? पिकअप थी। पिकअप बोलेरो? हाँ जी। तो क्या लोगों की मौत हुई है उसमें? उसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। तो इसमें इनमें से आपके परिवार का भी है कोई? हाँ जी, हमारे पिताजी है। अच्छा। एक भाई की टांग टूट गई। अच्छा, जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? उनकी बचने की मुश्किल है, सीरियस है कतई। डांडा में यहाँ पे एक मोड़ आता है। मोड़ से लगभग 100 मीटर की दूरी के ऊपर गंगा जी की एक धारा बहती है। इसी में एक कोने पे कुल 9 लोग बैठे हुए थे, एक बच्चे सहित, जिसमें सुबह 6 बजे एक पिकअप आई। शायद पिकअप वाले को नींद आ गई थी, पिकअप वाला भी थोड़ा घायल है। तो उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई घटनास्थल पर ही और 5 लोगों को रेफर किया गया है, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है और 3 ठीक है। जनपद संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र में आज सुबह एक दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें सुबह 4 लोगों की डेथ हो गई है और 5 लोग घायल हैं। उनको हायर सेंटर पर रेफ़र किया गया है। ये सुबह प्रातः के समय एक ही परिवार के 9 लोग हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। ये लोग सड़क के किनारे बैठे थे, तभी एक बोलेरो पिकअप ने इनको टक्कर मारी और इसमें जो बोलेरो पिकअप का ड्राइवर है वो स्वयं भी घायल हुआ है।
4 मृतक हैं, इनको तुरंत पोस्टमार्टम करवाने के लिए प्रायोरिटी को बताया गया है। और जो 5 लोग घायल हैं उनमें से कई सीरियस हैं, कईयों की स्थिति स्टेबल है। इन सबको लेकर प्रशासन को बताया गया है, जिनको वहाँ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है कि समय पे इनका अच्छा ट्रीटमेंट हो और बाकी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिस पिकअप ड्राइवर द्वारा ये घटना कारित की गई है उसको हिरासत में ले लिया गया है और बाकी यहाँ डीएम महोदय द्वारा और हम सब लोगों द्वारा प्रशासन के द्वारा इस परिवार का पूर्ण सहयोग है करने की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। इस हादसे पर अपडेट के लिए हमारे संवाददाता संभल से सतीश सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, यहाँ पर जो घायल लोग थे उनकी अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, और साथ ही ये भी बताएगा कि ये जो बड़ा दुखद हादसा हुआ है इसमें अभी तक कुछ चीज़ें स्पष्ट हो पाई हैं कि मुख्य वजह इसकी क्या रही है। देखिए, हम आपको चल रहे हैं, सुबह की घटना है। ये सुबह करीब में 8-9 बजे 7 बजे लोग घर से जाते हैं और जाने के बाद सड़क पर बैठ जाते हैं। तो रसूलपुर थाना क्षेत्र में घटना होती है, सड़क पर बैठने के बाद इकट्ठा होने के बाद में खेतों पर जाते हैं, जैसे काम करते हैं, गाय हुए जैसे चढ़ जाती हैं तो उन्हें रखाने के लिए जाते हैं। तो इसी से बात की जा रही तो कुछ लोगों को अपना चारा लेकर आना था, तो कुछ खेत देखना था, तो इसी के लिए इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद बातचीत करने लगे। जिस तरह से लोगों में बात कर रहे थे तो वहाँ से पिकअप आती है, तेज रफ्तार पिकअप में सीधा उन्हें रास्ते सड़क से उतरने के बाद सीधा उन्हें रोक दिया गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें है सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहाँ डॉक्टर ने उन्हें देखा कि उनकी हालत गंभीर है तो उन्हें हाई सेंटर अलीगढ़ भेज दिया। रास्ते में एक और युवक ने दम तोड़ दिया गया था। मरने वालों की संख्या 5 हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि किस तरीका से वहाँ 2 की हालत और गंभीर बताई गई है। तो बड़ा सवाल उठता है कि जिससे बताया गया है कि जो ड्राइवर था पिकअप वाला, उसे बताया है कि नींद की झपकी आ गई थी और नींद की झपकी आने के बाद में उसे सीधा जो बैठे थे लोग वहाँ पर उसे सीधा दे गए। और ठीक है सतीश, बड़ा अपडेट ये है कि मरने वालों की संख्या 5 हो गई है और ये बड़ा दुखद हादसा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी मिले हुए 78 साल हो गए, लेकिन आज भी कई लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही मामला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से सामने आया, जहां केवटली नानकार गांव में दलित आबादी आज भी रास्ते और नाली के लिए तरस रही है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बरसात के दिनों में रास्ते पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। दूसरी तरफ नालियों का निर्माण न होने से बस्ती के लोग नलों के आगे ही गड्ढा खोदकर घर का गंदा पानी जमा करने को मजबूर हैं। किसी के पास आवास नहीं है तो किसी के पास पेंशन, कोई राशन कार्ड का इंतजार करते ही थक गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए ग्राम प्रधान ने पैसे भी लिए, लेकिन कार्ड नहीं बना। अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की जांच की मांग की। सड़क राम दुलारे के घर से श्रीपूजन के खेत तक कागजी में बन चुका है और रियल में नहीं बना हुआ, जो सड़क अभी भी निर्माण नहीं हुआ है और इसके लिए कंप्लेंट दिए हुए हैं कई बार, लेकिन प्रधान काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, 2019 में कार्य हुआ है, पैसा निकल चुका है, लेकिन अभी सड़क पे कोई कार्य नहीं हुआ है। सीसी रोड चला हुआ नहीं, पानी ज़्यादा बारिश होती है तो मेरे घर में पानी भरता है। का रहने वाले साहब का बोलत है पानी का परेशानी, हमारे नाली का पानी कहूँ जाए लायक नहीं है। घर के सामने गड्ढा के कहीं पानी जाता है, ये कुल परेशानी है हमारे का। पानी नहीं कहूँ घर बरसात में है तो कहूँ नहीं पानी, गढ़ी गुड़ा हम नहीं जाए पावत का। भवन बहुत पहले से बना हुआ था, अब ये जर्जर हो गया है। इस अभी भी यहाँ पे जो जमीन बाकी है, ये ग्राम सभा की जमीन है, जर्जर होने के कारण जो है यहाँ आया था पंचायत भवन बनवाने के लिए, लेकिन दूसरी जगह बनवा दिया गया है। तो हम लोगों से ये प्रार्थना है कि अगर यहाँ पे हमारे चमार बिरादरी के लोग हैं तो यहाँ पर आकर के कोई नियम ऐसा लागू कर दिया जाए कि शादी विवाह के लिए, ताकि हमारे समुदाय के लोग जो है यहाँ पे अपनी शादी विवाह तो कर सकते हैं। इसको विस्तार से समझने के लिए हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला सिद्धार्थनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर शुक्ला, जिस तरीके से यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए स्थानीय तरस रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं लगातार, कितनी बड़ी लापरवाही आप देखते हैं? और जब जिलाधिकारी को अब इस मामले का संज्ञान दिया है तो क्या उम्मीद है कि यहाँ पर ये कुछ बदलाव आ पाएगा? जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला सिद्धार्थ
के डुमरियागंज ब्लॉक अंतर्गत केवटली नानकार का। ये बहुत बड़ी दुख की बातें हैं कि जिस तरीके से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, प्रधान से, ग्राम सचिव से मौखिक रूप से उन्होंने शिकायत की है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि कागजों में सड़क दिखाकर रुपए निकाल लिए गए हैं, लेकिन सड़क का नामो जिक्र कहीं भी गांव में नहीं है। और लोग जो ग्रामीण हैं अपने जो नाली का पानी है वो गड्ढा खोद कर नल का पानी इकट्ठा करते, उसके बाद उसको फेंकते। कहीं ना कहीं ये दुश्वारियां ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी दुख की सबब है। लेकिन इसको लेकर जिलाधिकारी के पास जब गए तो वही मुख्य विकास अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सारी पहलुओं पर जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें श्याम सुंदर शुक्ला, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो इन लोगों के सामने आज खड़ी हैं और उसके बाद इनके जीवन में इन तमाम चीज़ों की जो लाभ था वो नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से वहाँ देखा गया, जो ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया है कि वहाँ पर जो नल के पानी जो नाली की सुविधाएं होती हैं, नाली की सुविधाएं वहाँ नहीं है। ग्रामीण अपने नल का पानी गड्ढा खोद कर इकट्ठा करते हैं और जब पानी इकट्ठा होता है उसके बाद वो अपना पानी ले जाकर बाल्टी के सहारे फेंकते हैं। और वहाँ पर जो सड़क की आरसीसी रोड के लिए पैसा निकाल लिया गया है, कागजों में तो आरसीसी रोड बना है लेकिन धरातल पर आरसीसी रोड नहीं है। और जो जब वहाँ पर आरसीसी रोड नहीं है, पानी इकट्ठा होता, लोगों को घरों में गंदा पानी घुसने लगता है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण लोग पूरी तरह से परेशान है। लेकिन जो दबंग के प्रधान है पूरी तरह से सुनने वाला उन ग्रामीणों को नहीं है। तो बिल्कुल, और अब देखना होगा कि जिलाधिकारी के मामले में संज्ञान में जब ये मामला गया तो उसके बाद क्या होता है। श्याम सुंदर, बहुत शुक्रिया आपका।